Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that the poet Pablo Neruda urged or appealed from the entire humanity to keep quiet or keep still. The poet says that when the entire physical and mental activities of the world would be seized for a moment, that would be an exotic moment. नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहा है कि विदाउट रस, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड all be together, we would all be together in a sudden strangeness. एक विचित्र स्थिति आएगी जिसमें हम सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. तो when we would all be together, तो when there would be no any physical activity, mental activity, there would be no sound of engine, then we would do quiet introspection, and all types of enmities and atrocities would be automatically ceased. Then it is quite natural that we would all be together. जब ना कोई शारीरिक गतिविधि होगी, ना कोई मानसिक गतिविधि होगी, ना इंजन का कोई शोर शराबा होगा और ना कोई भीड़ भाड़ होगी, उसी समय हम आत्म निरीक्षण करेंगे. और जब आत्म निरीक्षण करेंगे तो हर प्रकार की शत्रुता, वैमनस्य की भावनाएं खुद ब खुद मिट जाएंगी, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. नेक्स्ट स्टांजा में देखिए कवि कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, would not harm whales, and man gathering salt would look up his hurt hands. अब यहां पर सिंपल इसका देखिए, कह रहा है कि मछुआरे कोल्ड सी में फेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और नमक के कारखाने में काम करने वाले अपने घायल हाथों को देखेंगे. इससे कवि क्या कह रहा है कि अगर मछुआरे आत्मनिरीक्षण करें तो वे उतना ही मछलियां मारेंगे जिससे उनका सर्वाइवल हो सके. व्हाई डू द फिशरमैन गो टू द सी? तो सिंपली फॉर फिशिंग, फॉर कैचिंग फिश. और अगर मछुआरे मछलियां नहीं मारेंगे तो क्या वे सर्वाइव कर पाएंगे? दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज फिशिंग इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल. वो उनके जीवित रहने का एकमात्र साधन है. लेकिन आज और की चाहत ने हम लोगों को पागल कर दिया है और हम उसके पीछे और की चाहत में भागते जा रहे हैं. तो अगर मछुआरे जिस रफ्तार से मछलियों का शिकार करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि प्रकृति से मछलियां विलुप्त हो जाएंगी. और नेचर में हर किसी का अपना एक रोल होता है. अगर वो प्रकृति से विलुप्त हुए तो कभी भी प्रकृति में, नेचर में बैलेंस कायम नहीं रह सकता है.
तो कवि यहां पर कह रहा है कि अगर मछुआरे आत्मनिरीक्षण करें तो वे एक्सेस ऑफ फिशिंग को स्टॉप करेंगे। दे वुड डू फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। और नमक के कारखाने में काम करने वाले अपने घायल हाथों को देखेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर हाथ में घाव है और तब आप अगर नमक एकत्रित कर रहे हैं तो अपनी आत्मा को टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसे पैसे की बहुत ज्यादा चाहत हो, या दूसरी बात कि कोई उसको अपना गुलाम स्लेव बना लिया हो और जबरदस्ती उससे नमक एकत्रित करवा रहा हो, उसके हाथ में घाव है इसके बावजूद भी। तो दोनों कंडीशन में अगर कोई पैसे की लालच में ऐसा कर रहा है तो वो अगर आत्मनिरीक्षण करेगा तो रियलाइज करेगा कि अपनी आत्मा को टॉर्चर करके अर्जित किया जाने वाला धन किसी काम का नहीं होता। दूसरी बात कि अगर कोई जबरदस्ती किसी को अपना गुलाम बना करके उसके हाथ में घाव होने के बावजूद भी उससे नमक एकत्रित करवा रहा है तो वो रियलाइज करेगा कि अगर मेरे खुद के हाथ में घाव होते और अगर हमसे कोई नमक एकत्रित करवाता तो हाउ वुड आई फील, मैं कैसा महसूस करता। तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, न तो हम अपने आत्मा को टॉर्चर करेंगे न किसी और को। तो पूरे इस स्टांजा से कवि कह रहा है कि अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो न तो हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, न अपने आप को, न किसी और को। तो इंटायर एट्रोसिटीज एंड एनिमिटीज वुड बी ऑटोमेटिकली सीज्ड। हर प्रकार की शत्रुता और दुश्मनी की भावनाएं खुद ब खुद मिट जाएंगी। तो अब यहां से व्हाई डू फिशरमैन गो टू सी फॉर फिशिंग? द फिशरमैन वुड नॉट हार्म फिल। What do fishermen do? तो they would do fishing for survival. What would they not do? तो they would not harm nature and they would stop excess of fishing. What should man gathering salt do? तो they would look up his hurt or their hurt hands, means they would stop torturing himself and others. इन नटसेल अगर हम कहें ब्रीफ में तो इफ वी डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन वी वुड नाइदर हार्म नेचर नॉर अवर सेल्व्स नॉर अदर्स। दैट मीन्स द इंटायर टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड एनिमिटीज वुड बी ऑटोमेटिकली सीज्ड। अब देखिए आगे बोल रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, those who prepare green wars, those who prepare green wars, wars with gas, war with fire, war with gas, war with fire, victory with no survivor, victory with no survivors. Those who prepare green war, वे जो हमेशा नए युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं। तो यहां ग्रीन वार मीन्स न्यू और फ्रेश वार। फ्रेश वार एक और मीनिंग होता है द कटिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन कवि यहां पर यूज जो किया है ग्रीन वार, न्यू और फ्रेश वार, और इस एक्सप्रेशन का जो प्रयोग किया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर वार मोंगर्स, युद्ध के सौदागरों के लिए, युद्ध के व्यापारियों के लिए,
who are always involved in the new or fresh war. The poet suggests the warmongers to stop the preparation of such type of wars. कवि युद्ध के उन सौदागरों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहा है, और अगर वे आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इस प्रकार के युद्ध की तैयारियां करना बंद कर देंगे. द पोएट सेज दैट द मॉडर्न वॉर वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव दैट नो वन वुड बी सर्वाइव आफ्टर द वॉर. सो द विक्टर वुड हैव टू रूल ओवर ए बैरन लैंड. कवि का कहना है कि आधुनिक युद्ध इतनी भयावह होगी, आज के जो युद्ध होंगे वो हर्बल हथियारों से, लाठी डंडा फरसा कटारी, इन सारे विपन से नहीं लड़े जाएंगे. आज का जो युद्ध होगा वो केमिकल वार होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज होंगे, एटॉमिक जो है वेपन्स का प्रयोग होगा, और उसका परिणाम होगा कि वह युद्ध इतनी भयावह होगी कि युद्ध के बाद कोई जिंदा बचेगा ही नहीं. तो हम आखिर जीत करके भी किस पर शासन करेंगे जब कोई जिंदा रहेगा तब तो. इनफैक्ट वार हैज नो विक्टर. वास्तव में युद्ध का कोई विजेता नहीं होता, क्योंकि युद्ध में मानवता हारती है. और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हुआ. तो व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री इट वुड बी? तो नो वन वुड बी सर्वाइव. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर. दैट मीन्स नो वन वुड बी सर्वाइव्ड आफ्टर द वॉर. नो वन वुड बी सर्वाइव्ड आफ्टर द वॉर. तो दैट मीन्स इट वुड बी यूजलेस विक्ट्री. कैसी विक्ट्री होगी? यूजलेस विक्ट्री. जहां पर युद्ध के बाद कोई जिंदा रहेगा ही नहीं, तो दैट वुड बी ए यूजलेस विक्ट्री. तो द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू हाईलाइट द फ्यूटिलिटी एंड हैवोक ऑफ वॉर. फ्यूटिलिटी निरर्थकता, एंड हैवोक विनाश, हैवोक ऑफ वॉर. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर एक्सप्रेशन का प्रयोग कवि किया है युद्ध की निरर्थकता और युद्ध की भयावहता को बताने के लिए. द पोएट सेज दैट द मॉडर्न वॉर वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव और कैटेस्ट्रॉफिक दैट नो वन वुड बी सर्वाइव्ड आफ्टर द वॉर. सो द विक्टर वुड हैव टू रूल ओवर ए बैरन लैंड. इन फैक्ट वॉर हैज नो विक्टर. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. आगे कभी क्या कह रहा है कि वे साफ कपड़े पहनेंगे? नहीं. दे वुड डू इंट्रोस्पेक्शन. वे आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने अंदर की कालिमा को, अपने अंदर, उनके अंदर जो शत्रुता की, बदले की, रिवेंज की, वैमनस्य की जो भावनाएं उसको क्लीन करेंगे. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग. अपने भाइयों के साथ छांव में घूमेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. मतलब ये पूरी दुनिया एक परिवार बन जाएगी. आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप भी सेना में हैं, अगला जो है चाहे दूसरे देश का है, आपने भी गोली चलाई, उसने भी गोली चलाई, अगर उसकी गोली से आप बच जाते हैं और आपकी गोली से उसकी मौत हो जाती, तो क्या आपके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी कि अगर वही गोली मुझे लग जाती तो आज मेरे परिवार की स्थिति क्या होती? तो वैसे ही उस परिवार की भी स्थिति होगी. तो अगर ये हम आत्मनिरीक्षण करें, हर दुनिया का व्यक्ति ये आत्मनिरीक्षण करने लगे, तो इस प्रकार के युद्ध की नौबत आएगी ही नहीं. अगले स्टांजा में कवि कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी.
व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। इस एक्सप्रेशन से कवि क्या कह रहा है? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी confused with total inactivity। तो क्या कवि संपूर्ण निष्क्रियता या मौत की वकालत कर रहा है? What I want should not be confused with total inactivity. Does the poet advocate total inactivity and death? No, the poet does not advocate total inactivity and death. The poet says that his advocacy for quiet introspection should not be confused with total inactivity, because total inactivity is the symbol of death, and the poet does not want any compromise with death। कवि हम लोगों को आत्मनिरीक्षण, अपने भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहा है। कवि संपूर्ण निष्क्रियता या मौत की वकालत नहीं कर रहा है, वो कुछ देर के लिए आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहा है। कवि का कहना है कि वो जो आत्मनिरीक्षण की वकालत कर रहा है उसका गलत अर्थ कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता से नहीं लगाई जानी चाहिए, बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी इज द सिंबल ऑफ डेथ। क्योंकि संपूर्ण निष्क्रियता तो मौत की प्रतीक होती है और कवि मौत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहता। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक विथ डेथ। ट्रक विथ मीन्स कंप्रोमाइज। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो द इसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का जो सार तत्व है, दैट इज टू डू वर्क एंड टू गो अहेड। कर्म करना और आगे की ओर बढ़ते चले जाना। इसलिए हम लोग जीवन का कंपैरिजन झरना से करते हैं। जिस तरह से झरना एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती और झरना की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते चली जाती है, तो जीवन का जो सार तत्व है वो क्या है? कर्म करना और आगे की ओर बढ़ते चले जाना। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। कवि मौत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। द इसेंस ऑफ लाइफ इज टू डू वर्क एंड टू गो अहेड। अगले स्टांजा में कवि वार्न कर रहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। कवि कह रहा है कि अगर हम इसी तरह से अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते चले गए, रुककर आत्मनिरीक्षण नहीं किए, तो एक ऐसी खामोशी आएगी जो हम सबको परमानेंट ही शांत कर देगी। तो कवि यहाँ प्राकृतिक आपदा की चेतावनी दे रहा है कि अगर इसी तरह से भाग दौड़ की जिंदगी हम लोग जीते गए
तो कुछ लोग प्राकृतिक आपदा में, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, इसमें मारे जाएंगे। कुछ लोग बीमारियों से, कुछ युद्ध में, तो कुछ आपस में लड़कर मर जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारी यह उदासी मिट सकती है। अब यहां पर व्हाट इज द सैडनेस, दिस सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू, दिस सैडनेस, what is the sadness that the poet refer to, this sadness? So here this sadness refers to never understanding ourselves and threatening ourselves with death। तो यहां पर यह उदासी जो है अपने आप को न समझ पाने की उदासी और अपने ही जिंदगी को मौत की चेतावनी देना। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो गोली बनाते हैं वे उस पर मरने वाले के नाम अंकित नहीं करते। आज हर प्रकार के एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर मानव, प्रकृति और मानव जाति, ये दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो हमारी यह उदासी मिट सकती है। हर असफल व्यक्ति, वी ऑलवेज ब्लेम दैट वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स। हर असफल व्यक्ति यही अपने आप को ब्लेम करता है कि काश अगर उस समय हम अपने आप को समझे होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। तो हम अपने आप को कब समझेंगे? जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे। उसके लिए जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन, शांत रहकर आत्म निरीक्षण करना और हर प्रकार के गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर आज मनुष्य, प्रकृति और मानव जाति दोनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी यह उदासी मिट सकती है। तो यहां पर जो व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हियर दिस सैडनेस रेफर्स टू नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड threatening ourselves with death. Nowadays, we always blame that we have no time to understand ourselves, and by indulging himself in all types of antisocial activities, man has become the worst enemy of his race and nature. The poet says that quiet introspection might interrupt or break this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. अगले लाइन में कवि कह रहा है कि perhaps the earth can teach us, perhaps the earth can teach us, संभवतः पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो व्हाट द अर्थ कैन टीच अस? तो द अर्थ कैन टीच अस देयर कैन बी लाइफ, देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। ऊपर से खामोश रहने के बावजूद भी अंदर जिंदगी प्रवाहित होती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness. During autumn season, the earth seems dead or lifeless, but it is her time of
introspection, and as soon as the spring season comes, it comes into life. New leaves and flowers filled with fragrance enhance the beauty of the earth and the nature. Similarly, quiet introspection brings perfection in our life. कवि प्रकृति से पृथ्वी का एक एग्जाम्पल दे रहा है, यह प्रमाणित करने के लिए कि ऊपर से खामोश रहने के बावजूद भी हमारे अंदर जिंदगी प्रवाहित होते रहती। कवि पृथ्वी का एग्जाम्पल दे रहा है यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रकृति में एक ऐसा दौर आती है जब प्रकृति मृतप्राय और बेजान हो जाती है। ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, जब पतझड़ ऋतु आती है तो हर पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, लगता है कि प्रकृति की मौत हो गई, लेकिन वो प्रकृति की मौत नहीं, वही वो समय है जब प्रकृति आत्मनिरीक्षण करती। एंड एज सून एज अ स्प्रिंग सीजन कम्स, और ज्यों ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति में फिर से एक नई जिंदगी आ जाती है। हर पेड़ पर नए पत्ते और फूल लगते हैं जो खुशबू से भरे होते, और वे प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मनिरीक्षण है। हम जितनी बार आत्मनिरीक्षण करेंगे उतनी बार हम अपने मेरिट और डिमेरिट को पहचानेंगे। जैसे जैसे हम अपने डिमेरिट को कम करते जाएंगे, हमारे मेरिट में निखार आते चली जाएगी और हम बिल्कुल संपूर्णता के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहां पर जो कवि एग्जाम्पल दे रहा है अर्थ का, ये प्रूव करने के लिए, एज एवरीथिंग सीम्स डेड, तो एज एवरीथिंग सीम्स डेड, तो व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, एंड लेटर कम टू द लाइफ, और फिर से उनमें जिंदगी आ जाती है, तो ड्यूरिंग अ स्प्रिंग सीजन। जैसे अगर कोई टेप नल है, उससे पानी प्रवाहित हो रही, अगर हम इस तरह से ऐसे उंगली लगा दें तो उसका प्रवाह तो रुक गया, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर की प्रवाह रुक गई। जैसे ही जब हम उसको छोड़ेंगे तो पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ वो बाहर जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही आत्मनिरीक्षण है। हम शांत रहकर अपने ऊर्जा को एकत्रित करेंगे, अपने आप को रियलाइज करेंगे, अपने मेरिट और डिमेरिट को पहचानेंगे, और जैसे जैसे हम अपने डिमेरिट को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे मेरिट में निखार आते चली जाएगी और हम बिल्कुल संपूर्णता के करीब पहुंच जाएंगे। यही चीज कवि इस लाइन से कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लास्ट लाइन में कवि बोल रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यू कीप क्वाइट, आई विल गो। अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे। तो कवि कितने तक की गिनती की बात कर रहा है? 12। बताए थे उस दिन कि 12 की ही चर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि घड़ी की सुइयां 12 तक ही घूमती। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। तो कवि हम लोगों से अर्ज कर रहा है कि अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे, यू कीप क्वाइट। मतलब हम सबको आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहा है, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। तो कवि को जितना मैसेज देना था
जितना उसको आग्रह करना था वो कर चुका। अब उसको फॉलो करना या न करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरे इस पोएम में कवि इंटायर ह्यूमैनिटी से अर्ज किया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें शांत रहकर कुछ देर के लिए आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए और हम इस चीज से ही अपने जीवन में परफेक्शन ला सकते हैं। तो ये पोएम को यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ आएंगे। थैंक्स।